महाराष्ट्र में जागरण अभियान का पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है। हम लोग महाराष्ट्र में जो 48 चुनाव क्षेत्र है लोकसभा के सारे 48 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में घूमने के बाद आज आखिरी कार्यक्रम समारोह का आखिरी कार्यक्रम यहाँ नागपुर में हो रहा है और फिर 17 सितंबर से फिर 100 कार्यक्रम महाराष्ट्र में हम लोग शुरू कर रहे हैं और महाराष्ट्र के लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2 कार्यक्रम के प्लानिंग के तहत ये अभियान शुरू होगा। मगर आज जो अभियान शुरू किया गया था उसका ये समारोह का दिन है और समारोह के इस मौके पर जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, जो सारे महाराष्ट्र में और सारे देश भर में, क्योंकि ये जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया, ये अभियान भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान है और इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में लेने का निर्णय किया गया है। 30 राज्यों में 535 जिलों में 3,500 तहसीलों में 10,000 ब्लॉक में ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है। बामसेव के 1,000 कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया गया है। इसके अंतर्गत मीटिंगें, कार्यक्रम ब्लॉक लेवल की, तहसील लेवल की, जिला लेवल की, कमिश्नरी लेवल की, रीजनल लेवल की, स्टेट लेवल की और राष्ट्रीय स्तर की रैलियां, ऐसे 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोगों ने नियोजित किए हैं। आप लोग जानते हैं कि बामसेव के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी, उनको एक रविवार में हफ्ते में छुट्टी होती है। साल में 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्तों के 52 रविवार होते हैं। तो एक रविवार को एक कार्यकर्ता एक मीटिंग कर ले तो एक कार्यकर्ता साल भर में 52 मीटिंगें कर सकता है। अगर इसकी गिनती 1,000 कार्यकर्ताओं के साथ कर दो तो 52,000 मीटिंगें केवल बामसेव के कार्यकर्ता ले सकते हैं। बामसेव के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों का संगठन बनाया गया है भारत मुक्ति मोर्चा। ये कर्मचारियों का संगठन नहीं है, ये संगठन आंदोलन करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए बनाया गया है और इसके 1,000 कार्यकर्ता सारे देश भर में इस प्रचार के काम पर लगे हुए हैं, कार्यक्रम के काम पर लगे हुए हैं। साथियों, ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, जिसमें ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र, इसको विषय बनाया गया है। दूसरा विषय जाति आधारित गिनती करने का आश्वासन पिछले केंद्र सरकार ने दिया था, मगर आज तक ओबीसी के गिनती के आंकड़े पता नहीं है, तो उसके धोखाधड़ी का भी पर्दाफाश करना जरूरी है। सोशल मीडिया में बहुजनों के महापुरुषों की बदनामी करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाता है और फिर बहुजनों के नौजवानों को उत्तेजित करके मुसलमानों के खिलाफ में फसाद करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है।
इस षड्यंत्र के बारे में हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। वो जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए एक विषय यहाँ पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। ये तीनों विषयों में सबसे बड़ा विषय जो है वो ईवीएम मशीन का विषय है, क्योंकि ईवीएम मशीन से शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोट गायब हो जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब के वोटों के वोट गायब हो जाते हैं, ओबीसी के, बाला बलुतीदार के, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के, एमबीसी के, किसानों के, इनके वोट गायब हो जाते हैं, माइनॉरिटी के वोट गायब हो जाते हैं। तो ईवीएम का विषय एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, ओबीसी सभी लोगों के लिए समान रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस विषय पर मैं थोड़ा ज़्यादा बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु इसके पहले मैं ये बात थोड़ा 5-7 मिनट लेकर कुछ बात जो मुझे लगता है बहुत अहम बात है उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुजनों में जो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांडों के बारे में जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो हमारे ही लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। जागृति करने के कुछ मौलिक सिद्धांत हमको समझना होगा। जो ट्रेडिशनल आम्बेडकराइट लोग हैं, वो लोग जो है वो विचार का आग्रह ज़्यादा करते हैं, मगर विचार आंदोलन के लिए होता है और आंदोलन की रणनीति होती है। जिस आंदोलन की रणनीति नहीं होती है वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। बगैर रणनीति के केवल विचार का आग्रह और आक्रामकता उपयोगी नहीं है। और ये बात समझने के लिए थोड़ा बहुत गहरी सूझबूझ और गहरी समझदारी की जरूरत है कि अगर ब्राह्मण इसका ब्राह्मणाइजेशन करके बहुसंख्य लोग उनके समर्थन में चले जाते हैं, यदि हम इसका डी ब्राह्मणाइजेशन करें, इसका विरोध ना करें, इसका डी ब्राह्मणाइजेशन करें। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन किया तो मैंने 10 साल तक शिवाजी महाराज का डी ब्राह्मणाइजेशन का अभियान चलाया महाराष्ट्र में और एविडेंसेस के साथ बताया। जब डी ब्राह्मणाइजेशन किया तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि ये ब्राह्मण लोग शिवाजी महाराज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मणों का मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये बात उनको समझ में आती है। ये व्यवस्था को बदलने के लिए जनसमर्थन हासिल कर लिया। एक बार अगर जनसमर्थन हासिल कर लिया तो जनसमर्थन हासिल करने के बाद में भविष्य में क्या करना है वो तो फिर तुम्हारे नियंत्रण में है ना। तो इसलिए समझदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में मैं आप लोगों को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है उस पर थोड़ा बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग सारे महाराष्ट्र में घूम कर आए हैं, कार्यक्रम हमारे देश भर में चल रहे हैं एक साथ में। तो कई वक्ताओं के द्वारा हमने बातों को सुना, तो उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र देश में हो रहा है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईवीएम आने के बाद ही चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम शुरू किया गया है। ये बात सही नहीं है, ये सच नहीं है। जब से इस देश में बड़े पैमाने पर चुनाव शुरू हुए तब से इस देश में गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र शुरू किया गया है। अगर इसका थोड़ा संक्षिप्त इतिहास हम जानना चाहते हैं, ईवीएम के गड़बड़ी को जानना है, तो पुराना चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का जो इतिहास है, थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। ये इतिहास बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अभी आधुनिक काल में 1950 के बाद
इसलिए ये कैलकुलेशन भी सही नहीं है कि 2-3 हजार साल से ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है और इसके विरोध में हमने कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि करने के लिए फैसले करने पड़ते हैं, फैसले करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग का विकास जो है अंग्रेज आने के बाद में बहुजनों में थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ, और फिर जब संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिले उसके बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मामला आगे बढ़ गया। इसलिए मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैं ये कहता हूं कि हम लोग विफलता के दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग स्लो और धीरे धीरे सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा मार्च जो है वो सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अगर सफलता की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो हमारे दुश्मनों को सारे गलत तरीके अपना कर हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास करना पड़ रहा है, ये करने की जरूरत नहीं होती उनको। तो हमारा मामला बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मगर इसको हम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आने वाले समय में इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 तक, 14 से 24, ये जो 10 साल का एक कार्यक्रम हमने बनाया है, तो मेरा यकीन है कि ये 6 लाख गांवों तक ये मामला और ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि हम इस काम को लगे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मैं लोगों को जाकर समझाता था, तो परिस्थितियों में अभी बहुत ज़्यादा चेंज है, और ये चेंज इसी तरह से अगर आगे बढ़ गया ये रुझान, तो 10 साल का मैं आज कैलकुलेशन करता हूं आंख लगाकर। जिनके पास फोरसाइट होता है, वैसे हमारे लोगों का आईसाइट भी खराब हो गया है, फोरसाइट कहां से होगा। मगर जिनके पास फोरसाइट है, जो दूर तक देखते हैं, 10 साल में आज जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, अगर उस स्पीड से काम करते हैं तो 10 साल में मामला हमारा कहां तक पहुंचेगा। मैं इस तरह सोचता हूं, मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आम आदमी की तरह नहीं सोचता हूं कि आज जिस स्पीड से मैं काम कर रहा हूं और हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, उसका 10 साल के बाद क्या रिजल्ट होगा, उसके अनुसार मैं सोचता हूं। जो चुनाव गड़बड़ी से जीतने का जो इतिहास है, वो जब से बड़े पैमाने पर चुनाव भारत में शुरू हुए तब से चल रहा है। थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान ने संवैधानिक जनतंत्र भारत में लागू किया, और हमारे देश का जो संवैधानिक जनतंत्र है वो प्रौढ़ मताधिकार पर खड़ा है। बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को प्रौढ़ मताधिकार क्या है पता नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं, मैं ये कहता हूं पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। कितने लोगों को पता है प्रौढ़ मताधिकार क्या मामला है? हमारे लोगों को प्रौढ़ मताधिकार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। आधुनिक काल में इंग्लैंड में जब जनतंत्र शुरू हुआ, वहां प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। जब बाबा साहब आम्बेडकर आंदोलन करने लगे और विदेश में जाने लगे, तो उनको ये बात समझ में आई कि इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चलने वाला जनतंत्र नहीं है। अगर वही जनतंत्र भारत में आ जाएगा, टैक्स पेयर लोगों को वोट देने का, पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं तो टैक्स पे कहां करेंगे। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तो हमारे पास पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो फिर वो भी वोट का अधिकार नहीं होगा। तो ये बात बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आई, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को और उनके उस एरिया में इस आंदोलन को शुरू किया कि हमारे देश में टैक्स पेयर के आधार पर और पढ़े लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को पूछा। एक 96 ईयर ओल्ड नगर जिले में महाराष्ट्र का लॉ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी, उसको मैंने पूछा, मान्यवर मुझे एक सिंपल सवाल है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा गांधी जी ने प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कोई सत्याग्रह किया था क्या?
जेल भरो आंदोलन किया था क्या? ऐसा कुछ किया था क्या? अच्छा, उन्होंने जिंदगी भर 21 बार उपवास किया, प्रौढ़ मताधिकार मिलना चाहिए, 21 में से एक आध बार किया क्या? बोले आप ज्यादा कठिन सवाल पूछ रहे हैं, अभी 96 साल का उम्र हो गया, मैं लॉ मिनिस्टर रहा मगर मुझे इसके बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र का लॉ मिनिस्टर रहा वो आदमी, नगर जिले के। गांधी जी ने, नेहरू ने और कांग्रेस ने कभी भी प्रौढ़ मताधिकार भारत के लोगों को मिलना चाहिए इसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया। ये तो लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ी, और इसी वजह से 1936 में इंग्लैंड में जो प्रौढ़ मताधिकार कमेटी बनी थी उसमें बाबा साहब आंबेडकर अकेले व्यक्ति थे जो उसमें उनको सदस्य के तौर पर लिया गया था। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा, देखो कि हमको प्रौढ़ मताधिकार चाहिए। तो अंग्रेजों ने पूछा वो कैसे होगा? तो कहा, देखो हम पैदा होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास बताने के लिए टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ने लिखने का सर्टिफिकेट नहीं है, मगर हम पैदा होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए 21 साल के हो जाते हैं, बताने के लिए केवल उम्र है। हमारे पास बताने के लिए केवल उम्र है, तो इसलिए हमको उम्र के आधार पर वोट का अधिकार दो, एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। तो ये जो बात है, ये बात बहुत भयंकर बात है, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो बाबा साहब आंबेडकर को जब अवसर मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने शायद दुनिया में, भारत आधुनिक काल में जो जनतंत्र भारत में लागू हुआ, शायद कुछ गिने चुने देश होंगे जिसमें भारत एक देश था जिसको संविधान लागू होते ही प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया, और हर 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने इस चुनाव को जीता। जीतने के लिए दो बड़े भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल कांग्रेस ने और नेहरू ने किया। देखो, पहला भ्रष्ट तरीका, जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। जो बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि देश में जितने 99 पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको पूछो कि क्या आप लोगों को पता है कि 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव में दिया था, तो मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है। मैं आपको जानकारी की बात कह रहा हूं, ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं। ज्ञान जानकारी के बाद आता है, जानकारी ही नहीं है, ज्ञान की बात बहुत दूर है। हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं है, ज्ञान कहां से होगा? और 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी। आजादी के आंदोलन में नेहरू गांधी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ये आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन है, मगर 52 में टिकटों को बंटवारा करने का समय जब आया तो जवाहरलाल नेहरू इस बात को भूल गए कि हम लोग सभी भारतीयों के आजादी के लिए लड़ रहे थे। जब टिकट बंटवारे का समय आया तो 60% ब्राह्मणों को टिकट दिया, बाकी भारतीय लोगों को भूल गए। क्यों? क्योंकि आजादी का आंदोलन सभी भारतीय लोगों के आजादी का आंदोलन था। यही बात गलत है, यही झूठ है। यह सच नहीं है कि आजादी का आंदोलन सभी भारतीय लोगों के आजादी का आंदोलन था। और अगर होता तो 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें नहीं दी जाती। इसका सबूत है इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इसका सबूत है लोकसभा सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% क्यों टिकटें दी? क्योंकि वो ब्राह्मणों को एक मैसेज देना चाहते थे कि चुनाव के बाद भारतीयों की नहीं, ब्राह्मणों की सरकार आने वाली है।
एक मैसेज देना चाहते थे। और ये मैसेज क्यों देना चाहते थे? क्योंकि वो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण निर्माण करना चाहते थे कांग्रेस के समर्थन में। ब्राह्मणों के जातिवाद को उभारना चाहते थे और जातिवाद को उभार कर ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में करना चाहते थे। और ये ध्रुवीकरण हुआ था। जनसंघ ने 52 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। काकुलकर साहब, अब हैरान हो जाओगे सुनकर, जनसंघ को ब्राह्मण लोग टिकट लेने के लिए राजी नहीं थे। आरएसएस के लोगों ने 52 के चुनाव में अपने कुछ प्रचारकों को चुनाव में उतारा। इतना ध्रुवीकरण, जबरदस्त ध्रुवीकरण ब्राह्मणों का कांग्रेस के समर्थन में हुआ था कि जनसंघ का कोई ब्राह्मण टिकट लेके चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण 1952 में कांग्रेस के समर्थन में हुआ था। तो इसका मतलब है कि 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टिकट देने के पीछे मकसद ये था कि वो ने ब्राह्मणों को ये मैसेज देना चाहते थे कि भारतीयों की चुनाव के बाद सरकार बनने वाली नहीं है, सरकार ब्राह्मणों की बनने वाली है। वो ब्राह्मणों के जाति का ध्रुवीकरण निर्माण करना चाहते थे और ये ब्राह्मणों के जाति का जातिवाद उभार कर ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में करना चाहते थे। ब्राह्मण प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी संख्या अल्पसंख्यक थी, मगर वोटों के मूल्य को दूसरे लोगों के मुकाबले में केवल, आज भी हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको वोट का मूल्य पता नहीं है। वोट पता है मगर वोट का मूल्य पता नहीं है। हमारे बहुसंख्य जो बहुजन लोग हैं, मूल्यमासी बहुसंख्य लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो वोट का अधिकार है, मताधिकार है, वो मतदान करने का अधिकार है, दान करने का अधिकार है। अब दान करने का अधिकार जब हमारे लोगों ने मान लिया, ब्राह्मणों ने कहा ये तो दान करने का अधिकार है, एक हाथ से देना पड़ता है दान, दूसरे हाथी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। दान का सिद्धांत है ब्राह्मणों का कि एक हाथ से देना चाहिए तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मगर मताधिकार काहे के लिए? मताधिकार MLA और MP को चुनने का अधिकार नहीं है, हम ऐसा मानते। हमारा जागरण कहां तक है? हमारा जागरण है ब्राह्मणों का जागरण, और हमारे जागरण में आपको अंतर क्या है समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारे लोगों का जो मतदाता जो मताधिकार का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनका जागरण का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं कितना है। उनका अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग जो है ये मानते हैं कि ये MLA और MP को चुनने का अधिकार है। ये MLA और MP को चुनने का अधिकार है, तो वो लाइन लगाकर चुनते हैं और चुनने के बाद चुप हो जाते हैं। मगर मताधिकार MLA और MP को चुनने का अधिकार नहीं है, मताधिकार शासक बनने का अधिकार है। ये MLA MP को चुनने का अधिकार नहीं है। दो बातें अभी हो गई, MLA चुनने का अधिकार, शासक बनने का अधिकार। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग MLA चुनने का अधिकार है, यहां तक है, तो हम चुनने के लिए मताधिकार का उपयोग करेंगे। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग कि मताधिकार चुनने का अधिकार नहीं है, मताधिकार शासक बनने का अधिकार है, यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग की लेवल यहां तक अगर है, तो फिर हम लोग मताधिकार का उपयोग और प्रयोग शासक बनने के लिए करेंगे। एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, उसका उपयोग चेंज हो जाएगा। मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो MLA चुनने का अधिकार है, यहां तक है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये अनपढ़ों की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे लोगों की बात बोल रहा हूं। ब्राह्मण लोग 3.5% थे, मगर उनका अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं था। 3.5% लोग प्रभावशाली क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा, ये भाव जवाहरलाल नेहरू ने उनके अंदर डेवलप किया, ये जातिवाद उनके अंदर भावनाओं को उभारा गया और उभार कर ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कितने लोगों को पता है कि चुनाव के लिए एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। कितने लोगों को पता है? हमारे हाई कोर्टों के वकीलों को पता नहीं है।
नेहरू ने, कांग्रेस ने और जो ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा कांग्रेस को चुनाव नहीं जितवाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक सप्लीमेंट्री प्लान बनाया। और सप्लीमेंट्री प्लान में उन्होंने प्लान बनाया क्योंकि उनके पास आंकड़े थे, जिस राज्य में जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस जाति के लोगों को उन्होंने एक बात कहना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों को कहा, ब्राह्मणों ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मणों ने मराठा लोगों को कहा, दिल्ली मध्ये काँग्रेसचं सरकार बनवा। इसका अर्थ है ब्राह्मणों का सरकार बनाओ। मैं डायरेक्ट ये कह नहीं सकते ब्राह्मणों की सरकार बनाओ, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाओ, तो महाराष्ट्र में मराठा लोगों की सरकार बनाएंगे, मराठा जाति की सरकार बनाएंगे और मराठा जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात मराठा जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यशवंतराव चव्हाण को जिम्मेदारी दी गई। इसका मेरे पास में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। यशवंतराव चव्हाण ने सत्यशोधक आंदोलन के मराठा नेता, ब्राह्मणेतर आंदोलन के मराठा नेता, शेतकरी कामकरी पार्टी के मराठा नेता और जो गैर राजनीतिक आंदोलन के मराठा नेता, उन सभी लोगों को यशवंतराव चव्हाण ने महाराष्ट्र में घूम घूम कर कांग्रेस के समर्थन में खड़ा करवाया। ये सारा रिकॉर्ड है। और फिर बाद में मराठा लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए यशवंतराव चव्हाण का इस्तेमाल किया गया और मराठा लोगों का ध्रुवीकरण किया गया मराठा लोगों के अंदर कि तुम्हारे जाति की सरकार बनाएंगे और तुम्हारे जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मराठा जाति का भी जातिवाद उभारा गया और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मराठा जाति के लोगों का इस्तेमाल किया गया। और 61 में जब महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को बनाया गया। जिस यशवंतराव चव्हाण का महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, सत्यशोधक, ब्राह्मणेतर, शेतकरी कामकरी पार्टी के आंदोलन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र में इस तरह का इस्तेमाल किया, उसी यशवंतराव चव्हाण का आखिर में मेडिकल ट्रीटमेंट सही ना होने से मृत्यु हो गया, ऐसा स्वयं शरद पवार ने कहा। तो इस्तेमाल हो गया, एविडेंस हो गया। यानी उनका कहना यह है, शरद पवार का, कि यशवंतराव चव्हाणाचा पद्धतशीरपणे काटा काढण्यात आला। महाराष्ट्र में एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठा लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया गया कि मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग है, शासक वर्ग है। क्या यह वास्तव में सही है? मैं सारे महाराष्ट्र में हर जगह यह बात बताया। क्या यह बात सही है कि मराठा लोगों को जागृत करने के लिए मैंने ये बात हर जगह बताई और कहा कि क्या वास्तव में मराठा महाराष्ट्र का शासक वर्ग है या नहीं है? मैं आप लोगों के सामने एक खास उदाहरण बताना चाहता हूं। देखो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा और महाराष्ट्र में आरक्षण की 20 साल से मांग करने वाले मराठा, मांगने वाले भी मराठा, देने वाले भी मराठा, मांगने वाले भी मराठा, देने वाले भी मराठा, दोनों चित्र हमारे सामने हैं। अगर वास्तव में देने वालों के पास सत्ता थी तो मांगने की जरूरत नहीं थी, तो फिर मराठा लोगों ने मांगने का काम क्यों किया? और अगर मांगने का काम किया तो मराठा लोग मांगने के लेवल तक गिर चुके हैं। और अगर ऐसा है तो इससे सिद्ध होता है कि मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग, शासक वर्ग नहीं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, चुने हुए एमएलए को चुनने का अधिकार होता है। राज्य का मुख्यमंत्री जो चुने हुए एमएलए है उसको चुनने का अधिकार होता है। मगर पिछले कई साल से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा लोग नहीं चुनते हैं। दिल्ली में जो हाईकमांड है कांग्रेस का, वो दिल्ली में चुनते हैं। ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि संविधान में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका अलग है और कांग्रेस हाईकमांड महाराष्ट्र के मराठा आदमी को ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये इस बात को प्रमाणित करता है
कि संविधान में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका अलग है और कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के मराठा आदमी को मुख्यमंत्री भी चुनने नहीं देते जो संविधान में लिखा हुआ है, तो ये दे आर ऑल नॉमिनेटेड सीएम एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं उसका पावर होता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता है। ये रियलिटी है। और इस तरह से मराठा लोगों का जातिवाद उभारा गया और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। ये भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के विरोध में है। दूसरा सबूत, 1952 में बाबा साहब आंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने काजरोड़कर जो चौथी फेल आदमी था उसको चुनाव लड़वाया गया और लड़वाने के बाद में उसके पास पैसा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 रुपया दिल्ली से भेजा और भेजकर उनको कहा कि आप चुनाव लड़ो, और 2,000 रुपया खर्चा करने का अधिकार था। 25,000 रुपया भेजा गया, खर्चा किया गया, बाबा साहब आंबेडकर चुनाव हार गए। भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया गया। बाबा साहब आंबेडकर जब चुनाव हार गए तो काजरोड़कर बाबा साहब आंबेडकर को दादर में मिलने के लिए गए और कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, तो आपको हरवाना नहीं चाहता था, मगर जवाहरलाल ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा, इसलिए मैंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा और आप चुनाव हार गए हैं, मगर मैं भी आपका ही कार्यकर्ता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब वो ये कह रहे थे तो एडवोकेट चांगदेव खैर मोड़े ने बाबा साहब आंबेडकर का जो जीवन चरित्र लिखा, उस जीवन चरित्र में ये सारा का सारा किस्सा उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात का सिद्ध करता है कि 1952 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतने का भी काम किया। 2 सितंबर 46 से जवाहरलाल नेहरू देश में इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बने थे। 52 में जब चुनाव हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री थे और विरोधी पार्टी मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई थी। इसका मतलब है अनियंत्रित सत्ता जवाहरलाल नेहरू के नियंत्रण में थी और भ्रष्टाचार करने का बहुत सारा मौका उनके पास अवेलेबल था, और इस तरह से भ्रष्टाचार से ये पैसा बहुत सारा जो कमाया गया था उसका चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि जाति के जातिवाद को उभारने का और भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया, तो ईवीएम आने के पहले तो बहुत पहले से ही चुनाव जीता जा रहा है भ्रष्टाचार से। 57 में चुनाव हुआ और इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने रिगिंग, रिकॉर्ड की बातें हैं, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। रिगिंग अंग्रेजी शब्द है, रिगिंग। रिगिंग का मतलब है सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल। आप जानते हो कलेक्टर के नियंत्रण में चुनाव होता है। कलेक्टर के नियंत्रण में बैलेट बॉक्स होता है, बैलेट पेपर होता है। कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार होता है। कलेक्टर के पास में अनाउंसमेंट करने का अधिकार होता है। कैंडिडेट जीत गया। बहुत बार कलेक्टर क्या करता है, दिल्ली में टेलीफोन करता है, सर काँग्रेसचा कॅन्डिडेट निवडणूक हारलेला आहे, विरोधी पक्षाचा कॅन्डिडेट हारलेला आहे, काय करायचं? काँग्रेसचा कॅन्डिडेट जो हारलेला आहे त्याला जिंकलेलं घोषित करा आणि जो जिंकलेला विरोधी पक्षाचा आहे त्याला हारलेलं घोषित करा। पण साहेब असं केल्याने दंगल होऊ शकते, काही होणार नाही, त्याला कॅबिन मध्ये बोलवा। जो जिंकलेला आहे पण त्याला तुम्ही हारलेलं घोषित करणार, त्याला कॅबिन मध्ये बोलवा आणि त्याला पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्टचं जे प्रोव्हिजन आहे की यानुसार तुम्हाला जर निर्णय मंजूर नसेल तर कोर्टामध्ये 45 दिवसाच्या आत केस दाखल करायची असतो आणि भारतीय घटनेमध्ये लिहिलेली की 6 महिन्याच्या आत हायकोर्टाने निर्णय द्यायचा असतो, ते वाचून दाखवा, तो संतुष्ट होईल आणि तुमच्या बरोबर हुज्जत घालण्याच्या ऐवजी तो सरळ कोर्टामध्ये जाईल। कितना मामला होता है, बैलेट बॉक्स खोला जाता है और खोलकर विरोधी पार्टी के वोटों को निकालकर उसमें जला दिया जाता है और जो बैलेट पेपर बचे हुए हैं उसको स्टैंप लगाकर फिर डाला जाता है, फिर सील किया जाता है। सारा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कंप्लेंट है। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में एक हजरत चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग हुआ, उसके नाम पर एक वोट भी नहीं निकला। हजरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि देखो मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता है और इसलिए मैं ये बात को स्वीकार करता हूं, मगर मेरे परिवार में 4 वोट है, मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, 4 वोट मेरे पास में है। मेरा बेटा और बहू पढ़े लिखे लोग हैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वोट ना दिया हो क्योंकि मैं आधा पढ़ा लिखा हूं, मैं मान लेता हूं। फिर मेरे 2 वोट है, मैं हूं, मेरी बीवी है, मुझे याद नहीं आता मैंने अभी अपनी बीवी को झापड़ झूपड़ मारा हो, मगर हो सकता है 1 आध बार मारा हो और मैं भूल गया हूं क्योंकि 70 साल की उम्र हो गई है, तो उम्र ज्यादा होने की वजह से आदमी भूल जाता है, मगर जिसको झापड़ मारा था उसको तो लगा था, इसलिए वो भूली नहीं हो, ऐसा हो सकता है।
कि मारने वाला तो भूल सकता है मगर मार खाने वाला कैसे भूलेगा। इसलिए मेरे बीवी ने सोचा हो कि हजरत को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने भी मुझे वोट ना दिया हो। चलो ये भी मैं स्वीकार कर लेता हूं, मगर मैं इतना गधा नहीं हूं कि साला अपने आप को वोट ना डालूं। अबे कम से कम मेरे को तो वोट, एक वोट तो निकालते कि हजरत को एक वोट पड़ा, मेरी इज्जत तो बच जाती है, हजरत को एक वोट पड़ा। पत्रकारों ने हजरत को पूछा, हजरत जिस दिन वोट डाला जा रहा था क्या आप वोट डालने के लिए गए थे क्या? क्या कह रहे हो? नहीं, हम कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई और आपकी मेमोरी खराब हो गई, कहीं उस दिन जिस दिन वोट था भूल तो नहीं गए थे वोट डालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वोट डाला था। क्या सबूत है? ए काली शाही है। अच्छा काली शाही है, हाँ हजरत ने वोट डाला। ओ पत्रकारों ने गलका किया और कहा, हाँ फिर बताओ हजरत आपका वोट कहां गया? अरे यही तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप मुझे पूछ रहे हो, आप मैं उसको पूछ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। मेरा वोट गया तो कहां गया? तो इस तरह से जिस बैलेट बॉक्स में उसने वोट डाला वो खाली किया गया होगा, उसको जला दिया गया होगा, कहां से निकलेगा? तो सरकारी मशीनरी चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाती रही 57 में। तो इस तरह से 62 का चुनाव जीता गया, 67 का चुनाव आया। राम मनोहर लोहिया ने नॉर्थ इंडिया में विरोधी पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया और गठबंधन बनाया। कांग्रेस चुनाव हार गई। हारने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब बराबरी में चुनाव लड़ने वाले लोग आ गए हैं, तो विरोधी पार्टी के लोगों ने प्लान बनाया कि गुंडों और मवाली के विरोध में हमको भी गुंडे खड़ा करना होगा। और इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो गया। और जब से राजनीति का अपराधीकरण हो गया, सज्जनों ने राजनीति को नमस्कार कह दिया, छोड़ दिया। ये इतिहास, भारत के इतिहास में लोगों को सेलेबल कम्युनिटी में रूपांतरित कर दिया गया। और ये सेलेबल कम्युनिटी यानी बिकाऊ माल, ऐसा शायद दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, मगर ऐसा हो रहा है। साथियों, इस तरह से ये जो तरीके अपनाकर ये जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं, मैं आपके सामने दो सवाल उठाना चाहता हूं। नंबर एक सवाल है, कौन लोग हैं वो ऐसा करके जीत रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो ऐसा तरीका अपनाकर चुनाव क्यों जीतते हैं? दो सवाल, दोनों सवालों के जवाब देता हूं। पहला है, ये 3.5% ब्राह्मण है। 3.5% ब्राह्मण अपने मत संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत में सदस्यता चुन नहीं सकते। ग्राम पंचायत में चुन नहीं सकते तो ग्राम पंचायत पर काबिज नहीं हो सकते। जो लोग ग्राम पंचायत पर काबिज नहीं हो सकते वो लोग देश के पंचायत पर काबिज है। वो लोग मत संख्या 3.5%, 3.5% अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े, लोकतंत्र ईमानदार हो, सच्चा हो, प्रामाणिक हो, ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए, 3.5% का एक भी मेंबर पार्लियामेंट देश के संसद में चुनकर नहीं जा सकता। मगर 2009 में 375, 2014 में 411 सीटें उनके चुनकर आई। मैं आपको उनके पार्टी का आंकड़ा आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चले। देखो, 2009 का कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी 2009 में 207, बीजेपी 116, 300 ये हो गया 323, 24 कम्युनिस्ट, ये भी ब्राह्मणों की पार्टियां है, ये आंकड़ा हुआ 347, 19 ममता बनर्जी, आंकड़ा हुआ 366, 9 जयललिता, आंकड़ा हुआ 375। 3.5% ब्राह्मणों का 2009 के संसद पर कब्जा था, 375 सीटें थी। 2014 का आंकड़ा बताता हूं। बीजेपी 282, कांग्रेस 44, आंकड़ा हुआ 326, 37 जयललिता, आंकड़ा हुआ 363, 32 ममता बनर्जी, आंकड़ा हुआ 395, 16 कम्युनिस्ट, आंकड़ा हुआ 411। कम होने के बजाय ब्राह्मणों का आंकड़ा ज्यादा हो गया। अब सवाल है मैं आप लोगों के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूं कि जिन लोगों की संख्या 3.5% है वो एक मेंबर पार्लियामेंट चुनवा कर नहीं भेज सकते। हम इस देश में बहुसंख्य लोग हैं, लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसकी संख्या बहुसंख्य होती है राज भी उनका ही होना चाहिए। मगर इस देश में अल्पसंख्य जो ब्राह्मण हैं, 3.5% जो ब्राह्मण हैं, उनका ना केवल संसद पर कब्जा है बल्कि उनका इस देश में सरकार ही नहीं है बल्कि भारत का ब्राह्मण शासक वर्ग है। अंग्रेज 14 अगस्त 47 तक भारत का शासक वर्ग था और वो मिलिट्री की वजह से हो गया था, मगर ब्राह्मण मिलिट्री की वजह से नहीं हुआ है।
ये चुनाव है, संविधान है, चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा कोई भी ब्राह्मण 3.5% भारत पर काबिज नहीं हो सकता, मगर काबिज है, और उसका इस देश पर सरकार नहीं है बल्कि शासक वर्ग है। विधायिका में, कार्यपालिका में देखो, विधायिका में उनका कब्जा है, कार्यपालिका में 79.2% IAS, IPS, IRS, जुडिशरी में 600 जज है, 90% उनके ही है। मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनीधर महाराज, बचाखुचा महाराज, ये सारे जिसको आप महाराज और संत कहते हो, ये संत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ये पीटने लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रामदास स्वामी का अभंग बताता हूं, जरी झाले ब्राह्मण भ्रष्ट तरी ते तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। जरी झाले ब्राह्मण भ्रष्ट तरी ते तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। स्वर्गमध्ये श्रेष्ठ, पाताळामध्ये श्रेष्ठ, मृत्यूमध्ये श्रेष्ठ, यत्र तत्र सर्वत्र श्रेष्ठ। ये अभंग है, जिसको हम लोग संत कहते हैं, वो ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। पता है नहीं हमारे लोगों को, जानकारी है नहीं हमारे लोगों को। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया। देखो, इस देश में ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। हम लोग 4,500 बोली बोलते हैं। मैं यवतमाल का रहने वाला हूं, वराड़ी हमारी बोली है, स्क्रिप्ट नहीं है। शासन में 4,500 बोली भाषा है। भारत में एक को भी मान्यता नहीं है। भारत में बोली बोलने वाले लोगों को मान्यता नहीं है, मगर ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलते, ग्रंथ भाषा ही लिखते, उसको मान्यता है। और इस तरह से सारे मीडिया पर उनका कब्जा है। इस तरह से ये लोकतंत्र के 4 पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब प्रथम श्रेणी के IAS अधिकारी 80% है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वही होंगे, तो स्वाभाविक है। इसका मतलब है ब्राह्मणों की भारत में सरकार नहीं है, ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। और इस तरह से यदि है, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसका कोई पता है नहीं, जानकारी नहीं है, और इस तरह से उनका सारा का सारा कब्जा है। कैसे? चुनाव में संविधान के, कानून के विरोध में जाकर उन्होंने चुनाव को जीता और भारत पर कब्जा किया। जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतकर कब्जा किया, उन्हीं लोगों ने भारत में ईवीएम लाया। ईवीएम समझने के लिए थोड़ा इतिहास आपको समझाना पड़ा। अगर पहले के भ्रष्टाचार का मामला आपको समझ में आएगा तो फिर ईवीएम आपको समझ में आएगा, अन्यथा ईवीएम समझ में नहीं आ सकता। और इस तरह से ये जो ईवीएम है, ये अमेरिका ने बनाया। अमेरिका में ईवीएम नहीं है, वहां बैलेट पेपर है। यूरोप में ईवीएम नहीं है। जो देश एडवांस टेक्नोलॉजी के कंट्री के लोग हैं, वहां पर ईवीएम नहीं है। जर्मन में ईवीएम लगाने की कोशिश की गई थी, वहां के प्रजा ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया। क्या फैसला दिया? मैं जर्मन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सुनाता हूं, ताकि आपको पता चले कि इन्होंने क्या फैसला दिया। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें वोट की पुष्टि करने वाला कोई भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं है। भौतिक सत्यापन हिंदी का शब्द है, आपको समझने के लिए दिक्कत होगा, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बताता हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। अंग्रेजी में आपको समझ में आया होगा, हिंदी में समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि भौतिक सत्यापन क्या है। भौतिक सत्यापन के लिए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। पहले बैलेट पेपर होता था, और जब वो बूथ लेवल पर मतदाता जाता था, मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाता था, फिर मतदाता देखता था पंजा, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, वो ऐसे चुनाव निशान देखता। देखने के बाद मन बनाता कि मुझे
कुत्ते को वोट देना है, मन बनाता, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। वो मन बनाता है, हाँ मुझे कुत्ते को वोट देना है, स्टैम्प मारता, स्टैम्प मारने के बाद में फिर वो ऐसा फोल्ड करता, फोल्ड करने के बाद में उसको ऐसा करता, सोचता अरे तो ज्यादा लंबा हो गया है, थोड़ा सा और छोटा कर देता, छोटा करने के बाद में फिर सो और छोटा कर देता, छोटा करने के बाद में फिर वो उसको ऐसा फोल्ड करके फिर वो बैलेट बॉक्स में ऐसा ऐसा डालता, और डालते वक्त कभी कभी वो अटक जाता, अटकने के बाद में जो मतदाता है वो उसको अंदर डालने के लिए कोशिश करता कि वो जो मतदाता है वो जो वोट है वो बराबर बैलेट बॉक्स के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जिस कुत्ते को मैंने वोट दिया उस कुत्ते को मेरा वोट जरूर पड़ना चाहिए। यानी मतदाता की ये ईमानदार कोशिश होती है कि उसी को मेरा वोट जरूर जाना चाहिए और मेरे वोट का काउंटिंग उसके समर्थन में होना चाहिए। 8 दिन के बाद कामड़े इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाता है और एप्लीकेशन करता है कि साहब मेरा वोट वेरीफाई करना चाहता हूं, पता नहीं मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे बताया जाए कि मेरा वोट कहां गया। फिर वो इलेक्शन कमीशन वाले क्या करते हैं, उसको कामले को ये ऐसा दिखाते, हाँ कांबळे साहेब हेच आहे ना तुमचा, हो साहेब नेमके त्याच ठिकाणी लागलेला आहे साहेब, हा म्हणजे हाच माझा आहे, बरोबर आहे, हा माझी तक्रार मागे घेतो, हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। ये वोट है, ये बैलेट पेपर है, इसका आकार है, इसका स्वरूप है, इसका भौतिक रूप है, इसको आंखों से देख सकते हैं, चश्मे से देख सकते हैं, अगर अंधा है तो वो कैसे देखता है, हाँ वो भी उसको क्योंकि भौतिक है, उसका आकार है, उसको समझ में आता है, हाँ बराबर है, तो इस तरह से उसको ये बात समझ में आती है, तो इस तरह से ये वोट का वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं। कांबळे अपना एप्लीकेशन पीछे ले लेता है। अभी मैं ईवीएम के बारे में इसको कंपेयर करके समझाता हूं, ताकि सवाल समझने का है, मेरे समझने का नहीं है, आपके समझने का है, इसलिए मैं ज्यादा समय लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, आप बटन दबाते हो ईवीएम में आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, बीप का आवाज होने के बाद में जो मतदाता है वो क्या करता है, अरे कहां गया, उसको पता चलता नहीं है, ये साला वो बीप का आवाज हो गया तो कहां गया, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो बैलेट पेपर है वो तो अपने हाथों से फोल्ड करता है, अपने हाथों से स्टैम्प मारता है, अपने हाथों से ही डालता है और तसल्ली पूर्वक डालता है, तो इसके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है। मगर जब वो ईवीएम में बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद में कागज तो बाहर आता नहीं है, इसलिए उसके मन में गया तो कहां गया, उसके मन में डाउट होता है कि साला गया तो कहां गया, इसलिए वो इधर उधर देखता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता और फिर वापस आ जाता है, गया होगा। इस मशीन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है वोटर ने कहां वोट दिया, मतदाता को मालूम नहीं होता है। बैलेट पेपर में मालूम होता है, अगर ईवीएम एडवांस टेक्नोलॉजी है तो बैलेट पेपर से ज्यादा एडवांस होना चाहिए था, मगर मशीन में केवल इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है, मतदाता को मालूम नहीं होता है कि वोट गया तो कहां गया। बनिया के दुकान में जाओ, बनिया आपको कंप्यूटर की रसीद देता है, आप मॉल में जाओ, 2235 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपको वो सामान की लिस्ट और रसीद देता है, रसीद देने के बाद आपको पैसा मांगता है, आप उसको क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो ऐसा घासता है, घासने के बाद में फिर कंप्यूटर का लिस्ट रसीद आती है, रसीद पर साइन करके 2235 रुपया आपके क्रेडिट कार्ड से हमने निकाला है, हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया है, आप इस रसीद को अपने बैंक में जाकर वेरीफाई कर लेना। वो बैंक में जाता है और बैंक के अकाउंट में देखता है 2235 रुपया बैंक से निकलकर दूसरे के अकाउंट में चला गया है। बनिया की दुकान में रसीद दी जाती है, मगर इतने बड़े देश के लोकतंत्र को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए 125 करोड़ वाले जो देश है, उसके मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई रसीद वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन की इस मशीन में कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है वोट कहां गया है, मगर मतदाता को मालूम
नहीं होता है, वोट कहां गया है? इस मशीन का डिजाइन ऐसे बनाया गया, इस मशीन का डिजाइन ऐसे बनाया गया इनबिल्ट कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा, मतदाता को मालूम नहीं होगा। इसका मतलब है मतदाता से छुपाया जा रहा है। सवाल है मतदाता से क्यों छुपाया जा रहा है? मैं अपराध शास्त्र का सिद्धांत बताता हूं, दुनिया में कोई भी अपराध छुपकर ही किया जाता है। इसका मतलब है मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए इस मशीन को प्लान बनाकर डिजाइन किया गया है और इसलिए इसमें भौतिक सत्यापन नहीं होता है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम असंवैधानिक है क्योंकि इसमें वोट की पुष्टि करने वाला कोई सत्यापन का प्रावधान नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक है। अगर ये जर्मन में असंवैधानिक है तो जर्मन लोकतांत्रिक देश है, अगर जर्मन के अंदर असंवैधानिक है तो भारत में संवैधानिक कैसे हो सकता है? भारत में भी संवैधानिक नहीं हो सकता। इसलिए ये ऐसा भारत के चुनाव आयोग को मानना चाहिए था, मगर जानबूझकर प्लान बनाकर धोखाधड़ी करने का ये योजना बनाई गई क्योंकि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर ईमानदारी से चुनाव लड़ करके कभी भी वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए धोखाधड़ी से ही वो इस चुनाव को जीतकर भारत के बहुसंख्यक लोगों पर राज करने लायक बन सकते हैं। ये इसका कारण है। साथियों, इस मशीन में आप वोट डालते हो, वोट गायब हो जाते हैं, गायब वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस मशीन के छोड़छाड़ किया जा सकता है, हैकिंग किया जा सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन फिट किया जा सकता है, इस मशीन में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन के द्वारा इसको बनाने वाले जो इंजीनियर है, घर में बैठे बैठे जहां बूथ लेवल पर काउंटिंग हो रहा है या मतदान हो रहा है, वो इंजीनियर घर में बैठे बैठे मैसेज दे सकता है। सैटेलाइट 10 लाख किलोमीटर ऊपर है और भारत के इसरो वैज्ञानिक बॉम्बे में बैठे हुए हैं, वो 10 लाख किलोमीटर ऊपर वहां की गड़बड़ी सुधारते हैं। अगर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इंजीनियर अपने घर में बैठे बैठे बूथ के लेवल पर गड़बड़ी क्यों नहीं करवा सकता है? जरूर करवा सकता है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिपार्टमेंट। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिपार्टमेंट नाम की कंपनी बना रही है। यह कंपनी भारत सरकार की कंपनी है। अगर कंपनी भारत सरकार की है तो भारत सरकार के इशारे पर इस कंपनी को इस मशीन को बनाया जा सकता है। इस मशीन में प्रोग्रामिंग भारत सरकार के लिए, यदि वो कांग्रेस की सरकार है तो बनवाई जा सकती है, अगर वो बीजेपी की सरकार है तो बनवाई जा सकती है, क्योंकि वो कंपनी भारत सरकार की है तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी भारत सरकार के हैं, जिसका सैलरी भारत सरकार देती है। अगर सैलरी देती है, प्रमोशन देती है, इंसेंटिव देती है, ट्रांसफर कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वर्तमान जो ईवीएम मशीन है, केवल उसी ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना संभव नहीं है। यदि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाना चाहती है तो उसको पेपर ट्रेल लगाना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर ट्रेल? आपको पेपर ट्रेल बताता हूं। देखो, अभी आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, रसीद बाहर नहीं आती है, सबूत बाहर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा, मतदाता बटन दबाएगा, रसीद जरूर बाहर आनी चाहिए। पेपर ट्रेल का मतलब है रसीद बाहर आनी चाहिए। बटन दबाओगे, कागज बाहर आएगा। और अगर आपने पंजे को वोट दिया, हाथी को वोट दिया, साइकिल को वोट दिया और जिस किसी को भी आपने वोट दिया, वो पर्चा छप करके बाहर आना चाहिए और वो पर्चा काट कर मतदाता के हाथ में दिया जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि हाँ बराबर है। मतदाता ने देखना चाहिए हाँ बराबर है, मैंने जिसको स्टैम्प मारा बराबर उसी को लगा हुआ है। फिर लगने के बाद में वो कागज लेकर बैलेट बॉक्स में वो डाले, डालने के बाद में काउंटिंग हो जाए, मशीन का काउंटिंग अलग हो जाए, पेपर का काउंटिंग अलग हो जाए, दोनों का काउंटिंग हो। अगर मशीन और पेपर के काउंटिंग में अंतर आता है तो पेपर का काउंटिंग फाइनल माना जाए। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया और 7 अप्रैल 2014 को चुनाव शुरू हुआ। मगर नागपुर के ये जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इन पढ़े लिखे लोगों को पूछना चाहता हूं कि यदि
8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने क्या ये कागज, क्या ये रसीद नागपुर के पढ़े लिखे लोगों को दिया? हाँ भाई, दिया? नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने नागपुर के पढ़े लिखे मतदाताओं को चुना लगाया, चुना लगाया, पढ़े लिखे लोगों को चुना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद भी इसे चुनाव आयोग के द्वारा लागू नहीं किया गया। इंतहा हो गई बदमाशी की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, मगर इंतहा हो गई। इतना भयानक काम किया जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूं, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव आयोग अगर पेपर ट्रेल शुरू करेगा तो ही मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ईवीएम विद पेपर ट्रेल सिस्टम इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। जिसको बटन दबाया जा रहा है उसी को स्टैंप लग रहा है, एक्यूरेसी भी होगी। विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, पारदर्शिता भी होगी। पारदर्शिता का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन को भी मालूम होगा मतदाता ने किसको वोट दिया, मतदाता को भी मालूम होगा वोट किसको गया। दैट इज पारदर्शिता, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड इन द सिस्टम एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। यानी मतदाताओं का विश्वास रिस्टोर हो जाएगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बाद में इसको लागू करने का आदेश दिया, इसको फेज वाइज लागू करने का आदेश दिया और इसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मगर इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेज वाइज लागू करने के लिए कहा। अब ये जो फेज वाइज लागू करने का मामला है ये थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। फॉर एग्जाम्पल फेज वाइज आपको समझाता हूं। 543 सीटें हैं, 43 सीटों पर अगर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल लगाया तो 500 जगह पर क्या होगा? सवाल खड़ा होता है, 500 जगह पर क्या होगा? क्या चुनाव आयोग के पास में उसी पुरानी मशीन पर चुनाव कंडक्ट करने का अधिकार है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है विदाउट पेपर ट्रेल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग के पास में पुराने मशीन के आधार पर चुनाव कंडक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर 2014 का चुनाव आयोग ने उसी पुरानी मशीन के आधार पर चुनाव कंडक्ट करवाया। इसका मतलब है चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काम किया और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की अवमानना की। इतना भयंकर मामला है, इतना भयंकर मामला हुआ है। और आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जजेस के मन में भी आशंका है, वो फैसला आपको पढ़ के सुनाता हूं। विद द अबाउ डायरेक्शंस द अपील एंड द रिट पिटीशन आर डिस्पोज ऑफ। नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। बोथ साइड्स आर परमिटेड टू अप्रोच दिस कोर्ट फॉर फर्दर डायरेक्शन इफ नीड अराइजेस। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पार्टियां हमारे कोर्ट में आई थी अगर हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा कोर्ट में आ सकती है। आने के लिए उनको बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं होगा, सिंपल एक कागज का एप्लीकेशन करना होगा और हम दूसरा ऑर्डर इशू करेंगे, फर्दर डायरेक्शन। इस तरह से ये सारी गड़बड़ियां सारे देश भर में मैंने विस्तार से समझाई। बहुत सारी बातें हैं, अभी लगभग 100 पेज का किताब इस पर मैं लिख रहा हूं। बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग दे रहे हैं और हैरान करने वाली सबूतें हैं। 45 मिनट की फिल्म भी हमने बनाई है और सबूत के साथ सारी बातें लोगों को बताई जाएगी। साथियों, हमने प्लान बनाया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना चाहिए, हाई कमीशन में जाना चाहिए। दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। इसलिए इसके विरोध में एक्सट्रीम कार्रवाई करने की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान अंतर्गत
हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। महाराष्ट्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव आयोग का भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर बहस, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर लगभग 100 कार्यक्रम, आज का जो 100वां कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। दूसरा जो सब्जेक्ट यहाँ पे है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, यह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं है बल्कि जागतिक गिनती और ओबीसी की जातिगत गिनती के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर से मूल्यवासी बहुजन समाज का खास करके ओबीसी और गुमंतु जातियों का लक्ष्य विचलित करने का एक ब्राह्मणी षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। तीसरा विषय यहाँ पे है सोशल मीडिया द्वारा मूल निवासी महापुरुषों की बदनामी और निरपराध मुसलमान युवक इंजीनियर मुहिसिन से की हत्या किसने, क्यों और कैसे की, पर्दाफाश। ये तीन विषयावर इथं चर्चा होत आहे। भारत मुक्ती मोर्चा सध्याच्या स्थितीमध्ये संपूर्ण भारतामध्ये सर्वात मोठे संघटन ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी आणि मायनॉरिटी यांच्यातर्फे लढणारे, यांच्यासाठी लढणारं हे एकमेव संघटन आहे। मित्रांनो, बामसेफ द्वारा जवळपास 49 संघटनांची निर्मिती केली गेलेली आहे आणि हा सर्व संघटन एकच उद्देश ठेवून काम करत आहेत, ते म्हणजे व्यवस्था परिवर्तन। यानी बहुजन समाजाला एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी या सर्वांनाच ब्राह्मणी षड्यंत्रातून, ब्राह्मणांच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी, त्यांना जागृत करण्यासाठी या संघटनांची निर्मिती केलेली आहे। मित्रांनो, आपलं संघटन बामसेफ भारत मुक्ती मोर्चा हे जवळपास 30 राज्यामध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये जवळपास 3.5 ते 4,000 तालुक्यामध्ये आणि 2 लाख गावामध्ये हे कार्यरत आहे। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की गेल्या 2 महिन्यापासून धनगर समाजाचं प्रचंड मोठं आंदोलन सबंध महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे। अनेक आंदोलनाचे टप्पे झालेत आणि त्या पुढच्या आंदोलनाचा टप्पा सबंध महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये 1 सप्टेंबरला सबंध धनगर समाज बांधव आपापल्या स्थानिक स्तरावरती, तालुका स्तरावरती मोर्चा काढून शासनाच्या कानात आणि डोळ्यात चपराक लावण्यासाठी म्हणून अतिशय व्यापक स्वरूपामध्ये हे आंदोलन सुरू आहे। आपला बहुजन समाज, आपला हा मूल निवासी समाज हे अंधश्रद्धेच्या प्रचंड आहारी गेलेला आहे आणि तो कितीही शिकून सवरून बुद्धिमान झाला, विद्वान झाला, परंतु त्याची बुद्धिमत्ता फक्त पुस्तकापुरती मर्यादित असतं। एकदा झालं काय की पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये एका विशिष्ट देशात या एकाच मार्गावरती सातत्याने अपघात घडायची, सतत अपघात घडायची। ह्या मार्गावर सतत का अपघात घडतात म्हणून तिथल्या विभागाच्या मंत्रालयाने त्या रस्त्याचं बांधकाम करणाऱ्या इंजिनियर्स लोकांची, अभियंत्यांची बैठक बोलावली आणि अवघ्या एका आठवड्यामध्ये तुम्ही या मार्गावर अपघात सातत्याने का घडतायत याची चौकशी करा आणि रिपोर्ट सादर करा, अहवाल सादर करा। हे पाश्चिमात्य राष्ट्रामध्ये असणाऱ्या, त्यांच्या देशातल्या असणाऱ्या इंजिनियर्सला त्यांनी सांगितलं, आमचे भारतीय सुद्धा तिथे इंजिनियर्स म्हणून काम करायला होते। भारतीय इंजिनियर्स फार बुद्धिमान असतात अशा पद्धतीची ख्याती असल्यामुळे त्यांनाही बोलावलं आणि तिथल्या रस्ता बांधकाम विभागाच्या मंत्रालयाने त्यांनाही सूचना केली की तुम्ही सुद्धा सर्वे करा आणि त्याचा रिपोर्ट सादर करा। 1 आठवड्यामध्ये दोन्हीही चमू आपापल्या पद्धतीने सर्वे करतायत। जेव्हा पाश्चिमात्य राष्ट्राचे म्हणजेच त्यांच्या देशातले असणाऱ्यांचे रिपोर्ट्स तपासण्यात आले
तेव्हा त्यांनी सांगितलं का हा जो मार्ग आहे या मार्गावर बहुतांशी अपघात हे अमोरा समोरचे झालेले आहेत. ह्या अमोरा समोरचे बहुतांशी अपघात झालेले असल्यामुळे हे अपघात जर टाळायचे असतील त्या रस्त्याच्या मधामध्ये आपल्याला एक डिवायडर तयार करावा लागेल, जेणेकरून येणारी वाहतूक एका बाजूने जाईल आणि जाणारी दुसऱ्या बाजूने जाईल. अशा पद्धतीचा रिपोर्ट त्यांनी सादर केला. आणि आमच्या या भारतामधल्या असणाऱ्या इंजिनियर्स लोकांचा रिपोर्ट खुला करण्यात आला. त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं होतं की या मार्गावरचे जर अपघात बंद करायचे असतील, कमी करायचे असेल तर सत्यनारायणाची कथा घाला, अपघात आपोआप बंद होऊन जातील. कारण रस्त्याची शांती करा हा त्याच्यामध्ये सुचवलेला उपाय होता. अशा पद्धतीची मानसिकता आमच्या शिकलेल्या बहुजन समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात दिसून येते आणि ती दूर व्हावी यासाठी म्हणून माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता लेखणीच्या माध्यमातून, प्रबोधनाच्या माध्यमातून जेवढं शक्य होईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आपण मला उद्घाटक म्हणून मान दिला, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानतो आणि तेच थांबतो. धन्यवाद. मी यानंतर डॉक्टर सुनील पेंदोर जे व्यवसायाने डॉक्टर आहे आणि बहुजन मुक्ती पार्टी याचे ते शहर अध्यक्ष आहे, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी या विषयावर आपलं मत व्यक्त करावं. पेंदोर सर. जो विषय यहाँ पे लगाया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार, जो भी आदमी बलात्कार करता है उसकी सजा हमारे संविधान में क्या है आप सबको पता है. एक तो वो आदमी को एक तो उम्र कैद की सजा दी जाती है या तो उसको फांसी पे लटकाया जाता है. लेकिन हमारे लोकशाही पे 2004 से लोकशाही पर बलात्कार किया है, उसका क्या, उसका परिणाम हमारे जनता को सोचना है और आने वाले समय में उसको उसकी सजा क्या देनी है इसका फैसला मैं यहाँ पे सभी जो जनता उपस्थित है मैं उनके ऊपर छोड़ना चाहूँगा. बीएमपी का निर्माण करने का एकमात्र उद्देश्य है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लागू करना. जिस दिन बीएमपी सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, 24 घंटे के अंदर हम संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे और जितनी भी समस्याएं आज संसद में खड़ी हुई है, अगर सही तरीके से हमारे अगर नुमाइंदे, सच्चे नुमाइंदे, हर जाति के नुमाइंदे अगर संसद में हम भेजते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है. तो मैं सभी मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी को ज्यादा से ज्यादा साथ सहयोग देकर लोकशाही को मजबूत करेंगे. माननीय गोविंद वरवाडे सर, प्रदेश संघटक महाराष्ट्र कुंभार समाज संघ. गोविंद वरवाडे सर. आपल्याला काय हवं आहे, आपण कशासाठी इथे एकत्र जमलेलो आहोत, तर ते आपल्याला सगळ्यांना परिवर्तन हवं आहे. मीन्स चेंज. वी वांट चेंज. चेंज का पाहिजे आहे आपल्याला, चेंज कशासाठी पाहिजे आहे, म्हणजे इथे आपले जे काही हक्क अधिकार आहेत त्या हक्क अधिकारांवर आपल्या काहीतरी या भारत देशात गदा आलेली आहे आणि त्यामुळे आपल्याला अस्वस्थ वाटू लागलेला आहे, असुरक्षित वाटू लागलेला आहे आणि त्या असुरक्षिततेमुळे आपण या चेंजेसची मागणी करत आहोत, चेंजेसची दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता हे चेंज काय असावेत, चेंजेस दोन प्रकारचे असले पाहिजेत आपल्या पुढे, परिवर्तन आणि बदल. आपल्याला कोणते बदल, एक म्हणजे आर्थिक फिजिकल चेंजेस आणि दुसरा सांस्कृतिक चेंजेस. भौतिक चेंजेसचा विचार करतो, भौतिक चेंजेसचा जरूर विचार करावा, पण भौतिक चेंजेसचा विचार करतानाच आपल्याला सांस्कृतिक चेंजेसचा विचार केला पाहिजे. आपली जी बहुजन समाजामध्ये जी आपली मानसिकता आहे, बहुजन समाजाच्या विविध जातींबद्दल, एक जातींना दुसरी जात खालीवर पाहते, त्या खालीवर पाहण्याचा दृष्टिकोन कुठे चेंज होतो का त्याच्यावर विचार झाला पाहिजे आणि या बहुजन समाजाला कुठे एकत्र आणता येईल का ते झालं पाहिजे. ते पर्यायाने कुठेही मला कोणत्याही मंचावर दिसत नाहीये. ते जर झालं तर या बहुजन समाजाला एक सुकाळी येण्यास वेळ लागणार नाही. मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये जो माहौल निर्माण किया जाता है ये एक आइडियोलॉजी की देन होती है, एक आइडियोलॉजी की सोच होती है. इसी की बुनियाद पर समाज आगे बढ़ा करते हैं.
हम जो विषयों को लेकर यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय यहाँ पे दिया है, उसको बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक बहुत पढ़े लिखा समाज यहाँ पे मौजूद है। ये 1500 लोग कई हजारों और लाखों लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। यही आइडियोलॉजी की जंग थी जिसमें शिवाजी महाराज आगे आए। उसी विचारधारा को लेकर ज्योतिबा फुले इस महाराष्ट्र की कर्म भूमि पर आते हैं और उस कर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के साथ जो व्यवहार किया गया, चाहे वो उनके दोस्त की शादी हो या पानी से मटके से पानी पीने का वाकया हो, इसी ने उस चीज को, उस आइडियोलॉजी को उनके सामने लाके रख दिया कि ये वो आइडियोलॉजी है जो मुझे मेरे दोस्त की शादी में शामिल नहीं होने देना चाहती, जो मुझे एक ही मटके में से पानी नहीं पीना देना चाहती। वो आइडियोलॉजी इस समाज को विचलित करके रख देने वाली है। वही आइडियोलॉजी समाज में अशांति बरसाने वाली है, फैलाने वाली है। उसको लेकर उठे ज्योतिबा फुले महाराज, उसी के आगे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया शाहू महाराज ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, और फिर यहाँ पे मौजूद ये जो दूसरी प्रोग्रामी संगठनाएं हैं, उन लोगों ने उसको लेकर आगे चला है। हम अगर बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुख्तसर सा वक्त मिलता है किसी को भी अपनी बात रखने का, हम अगर बात करते हैं 2014 के इलेक्शन की और ये जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं हमारे उसकी, तो उसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों इस तरह से इलेक्शंस में धांधलियां की गई या धांधलियां करवाई गई, या क्यों इस तरह के इलेक्शंस ये आए हैं, भ्रष्टाचार के आंदोलन क्यों किए जाते हैं, भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन क्यों किए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए क्यों लोगों में गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। ये अगर हम बात देखें तो आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है और दूसरे इंसानों को एक निचले तबके में ले जाके रख देती है, उस आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। हम अगर इलेक्शन के संदर्भ में इस बात को देखें तो 3 M नजर आते हैं, मनी, मीडिया और मशीन। पूंजीवादियों ने इस इलेक्शन में डोनेशन नहीं दिया साहब, इन्वेस्टमेंट किया है। उन लोगों ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया है और भरपूर सहारा लिया गया मीडिया का। और मीडिया ने क्या काम किया जनाब? मीडिया ने दूसरी तमाम लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी डाउन करने का काम किया, लीडरशिप को पूरी तरह से बेअसर करने का काम किया। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मुजफ्फरनगर के जो फसादात हुए हैं उसमें आप एक बात ध्यान में रखिए कि सन 47 में जब बंटवारा हुआ था तो सोनीपत, पानीपत, ये पूरे के पूरे इलाके मुसलमानों से खाली हो गए थे। शामली वो इलाका है जो मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है, वहां हमारे जाट भाइयों ने वहां के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मुसलमानों से कहा था कि तुम लोग नहीं जाओगे, हम हैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, और मुजफ्फरनगर में मुसलमान वहीं पर बसे रहे। ये क्या बात हो गई कि सन 47 में जो वाकया नहीं हुआ वो सन 2014 में करवा दिया गया, 2013 में करवा दिया गया। इसके पीछे क्या बात है, ये हमें सोचना चाहिए कि ये मीडिया ने इस तरह से षड्यंत्रकारी काम किया है, क्यों किया, किस लिए किया, हमें इस बारे में बहुत गौर व खौज करना है। मीडिया का एक और काम देखिए कि जो क्रेडिबिलिटी डाउन की गई बड़े बड़े लीडरों की, उसमें कुछ पार्टीज को एक पर्टिकुलर मजहब के साथ जोड़ दिया गया और एक पर्टिकुलर पार्टी को तमाम लोगों की पार्टी बनाकर पेश कर दिया गया। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में ये आइडियोलॉजी की जो बात है इसको बहुत जरूर है समझना। अगर हम ये आइडियोलॉजी की बात समझ सकते हैं तो फिर हम एक साथ आके, एक प्लेटफॉर्म पर आके अपनी ताकत का भरपूर अंदाज में एक दूसरे को सपोर्ट कर कर इस मुल्क में परिवर्तन ला सकते हैं।
म्हणून महत्वाची गोष्ट कशी आहे, भ्रष्टाचाराची लढाई वेगळ्या पद्धतीने नेणं आहे. कशी म्हणावी देशात लोकशाही, खुर्चीमध्ये खुन्यांचे बसले छुपे शिपाई, निष्पाप माणसांना हे घालतात गोळ्या, अन सत्कार चोरट्यांचे होतात राजशाही. हा सगळा प्रकार सुरू आहे. आणि म्हणून महत्वाची गोष्ट हे सगळं आहे. आताच प्रोफेसर साहेब ने बात की ते म्हणाले की 31% त्यांना आहेत, आपण 69% वगैरे जे काही असेल हे खरं आहे, हे खरं आहे. पण आपण विखुरलेले आहोत ना साहेब. लोकशाहीमध्ये ज्याच्याकडून जास्त असतील त्याचं हे होणार आहे. आसाममध्ये निवडणुका झाल्या होत्या, निवडणुका झाल्या त्यावेळेस बहिष्कार टाकला होता. पहा 125-150 विधानसभेला मतदान झालं होतं. त्या 125-150 मधले 50-60 ज्याला मिळाले तो आमदार झाला ना. त्याच्यामुळे आम्हाला संघटित व्हावं लागेल. ते 31% आहे हे खरं आहे. आम्ही 69% या वेगळ्या विचाराचे आहोत हे सत्य आहे. पण महत्वाची गोष्ट की आम्हाला संघटित व्हावं लागेल. एक एक थेंब थेंब जुळत जातो तेव्हा होते नदी, आणि पुढचा प्रवास कळत जातो तेव्हा होते नदी. केवळ थेंब थेंब, नदी म्हणजे तरी काय थेंबच आहे ना, समुद्र म्हणजे काय तरी थेंबच आहे. पण हा एक एक थेंब एकत्र आला पाहिजे. आणि एक एक आल्यानंतर आता आमच्या चळवळींची अवस्था कशी आहे, बऱ्याच चळवळीची ही मोठी चळवळ आहे. वामन मेश्राम साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रकारचं असं प्रचंड मोठं जाळ आणि प्रचंड मोठी ताकद उभी झालेली आहे. पण बऱ्याच आमच्या संघटना आहेत, छोट्या छोट्या आहेत साहेब, त्या डबक्यासारख्या आहेत. थेंब थेंब जुळले पण काही थेंब तिथल्या तिथे राहिले. आणि या डबक्यांना जो आहे पुढचा प्रवास कळला पाहिजे, पुढची दिशा कळली पाहिजे. आम्हाला ती दिशा कळत नाही, आम्हाला पुढे जाता येत नाही. आमचा अहम मोठा आहे आणि त्यामुळे अहमच्या पाठी हे सगळं आम्ही बर्बाद करून बसलेलो आहोत. काय सांगायचं आता, सांगायचं म्हणजे रेल्वेमध्ये 100% FDI. रेल्वे म्हणजे तुमच्या आमच्या रक्तवाहिन्या आहेत ना देशाच्या. FDI तिथे, संरक्षणामध्ये 49 FDI. हे सगळं कडवे घुट कुणासाठी, गरिबांच्यासाठी. कडवे घोट तुमच्या आमच्यासाठी, कडवी दवा तुमच्या आमच्यासाठी, आणि अडाणीसाठी, आपल्या त्या अंबानीसाठी बासुंदीपुरी त्यांच्यासाठी, कडवे घुट आमच्यासाठी. हा जो सगळा प्रकार आहे हा समजून घ्यावा लागेल. आणि लोकशाहीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला प्रत्येकाला एक मत दिलेलं आहे. त्या एका मताची किंमत आपण लक्षात घ्यावी लागेल, आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. आणि म्हणून महत्वाची गोष्ट की जातीपातीच्या धर्माच्या नावाखाली आपण जे विभागलेले आहोत, आपल्यामधलं एक कविता ऐकवतो बघा. कारण आत्मचिंतनाची वेळ आहे ही, नाहीतर कुणी माफ करणार नाही. आपण शिव्या देत राहू पण काही होणार नाही, ते निघून जातील पुढे, ते पुढे निघून जातील, आपण फक्त शिव्या देत राहू. आणि म्हणून सांगतो, साप संपला नाही बाबा, कात संपली नाही. बाबासाहेबांनी, महात्मा फुल्यांनी फार मोठं स्वप्न पाहिलं होतं. साप संपला नाही बाबा, कात संपली नाही. तू गेला अन सर्व संपले, जात संपली नाही. तू गेला अन सर्व संपले, जात संपली नाही. पुढे बघा. नवीन पाटील आले बाबा, नवीन झाले राजे. नवीन पाटील आले बाबा, नवीन झाले राजे. नात्यामधला पाटील तरीही रक्त मागतो ताजे. माणुसकीचा मुळदा पडला, साक्ष द्यायची कोणी. माणुसकीचा मुळदा पडला, साक्ष द्यायची कोणी. भेदरलेल्या खिडक्या बाबा, हादरले दरवाजे. बॉम्ब नवा फुरतो आहे, बॉम्ब नवा फुरतो आहे. वात संपली नाही. तू गेला न सर्व संपले, जात संपली नाही. तू गेला. आणि म्हणून आम्हाला आपल्यामधल्या दर्या बुजवाव्या लागतील, आम्हाला एक व्हावं लागेल, आमच्या मधला अहम जरा बाजूला ठेवावा लागेल. लोकशाहीमध्ये तुमचा विचार किती स्ट्रॉंग असला तरी लोकशाहीमध्ये बाबासाहेबांनी सांगून ठेवलेलं आहे की डोके मोजावे लागतील. म्हणजे किती जण आहेत हेच मोजलं जाईल. मतपेटीमध्ये किंवा त्या मशीनमध्ये आपण किती लोक ते बटन दाबतो एवढंच मोजलं जाणार आहे. आणि म्हणून मेश्राम साहेबांनी जी नवी लढाई सुरू केलेली आहे, या लढाईमध्ये आपण सर्व सामील आहातच. ही लढाई जास्तीत जास्त लोकांच्या पर्यंत गेली पाहिजे, ही लढाई जास्तीत जास्त लोकांच्या पर्यंत गेली पाहिजे. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर आपला नाहीच आहे,
पण सोशल मीडियामध्ये सुद्धा आपण थोडस जरा आक्रमक आणखी झालं पाहिजे, जरा प्रभावीपणे आपले विचार मांडले पाहिजे. बऱ्या प्रमाणामध्ये मांडतो आहोत आपण, पण आपल्या हातामध्ये जे जे आहे, घराघरापर्यंत, दारादारापर्यंत, मनामनापर्यंत मन जोडावी लागतील आपल्याला. आणि केवळ मन जोडून होणार नाही तर मतं जोडावी लागतील. मतं जोडण्याचा आता मोसम आहे. विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्राची येते आहे. महाराष्ट्र ही बाबासाहेबांची कर्मभूमी आहे, महात्मा फुल्यांचं हे ठिकाण आहे. आणि म्हणून मला असं वाटते की या महाराष्ट्रामधून नवा संदेश या देशाला जावा, यासाठी खऱ्या अर्थानं इथून ही सुरुवात व्हावी. मला असं वाटते की या अभियानाचा हा समारोप आहे मला वाटते, पण अभियानाचा समारोप असला तरी या समारोपामधून नवी दिशा, नवी प्रेरणा, नवी जिद्द आणि महाराष्ट्राच्या नव्या नेतृत्वाचं या ठिकाणाहून मला असं वाटते की रणशिंग फुंकलं जावं, अशा पद्धतीने आपण निर्धार करावा असं मला वाटते. आणि मेश्राम साहेब लवकरच आपल्याला नवीन काहीतरी फार लवकरच चांगल्या गोष्टींची धडाक्यामध्ये घोषणा करणार आहेत. लवकर थोडे दिवस थांबा. आणि त्यामुळे मला असं वाटते की आपण या लढाईसाठी सर्व तयार राहूया. दोस्त हो, माणसांना अस्मितेचे भान यावे लागते, माणसांना अस्मितेचे भान यावे लागते. पाय चाटू श्वापदांनी इंसान व्हावे लागते. मग उद्याचा सूर्यपायी घालतो लोटांगणे, मग उद्याचा सूर्यपायी घालतो लोटांगणे. दोस्त हो, आधी कळ्यांचे दान द्यावे लागते. आणि म्हणून आपण दान देण्यासाठी, त्याग करण्यासाठी आपण तयार आहातच. आता जरा ही लढाई व्यापक करूया, मोठी करूया. बहुजन समाजाच्या या लढाईमध्ये ओबीसीचा वर्ग फार दूर आहे. दुर्दैवानं की मंडल आयोगाच्या लढाईमध्ये सुद्धा ओबीसीच्या विरोधामध्ये होते. ओबीसीच्या लोकांना कळतच नव्हतं. आता ओबीसीच्या लोकांपर्यंत जाऊन आपल्याला सांगायला पाहिजे. पुतळ्यांची जी विटंबना होत होती, काय टिळकाच्या पुतळ्याची कधी विटंबना झालेली ऐकली आहे? आज गेल्या 1.5 महिन्यापासून हे जे जनजागरण अभियान आहे हे महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू झालं. आज या 100 कार्यक्रमाचा हा 100वा कार्यक्रम आज होत आहे. गेल्या 1.5 महिन्यापासून हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये यशस्वीरित्याने पार पाडले. जशी जर पहिल्या रांगेमध्ये जी लोक बसलेली आहेत त्यांनी मागे वळून जर बघितलं तर या प्रमाणात आणि याहून मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक कार्यक्रमाला गर्दी होती. परंतु एकाही मीडियाने याची बातमीही कुणी छापलेली नाही. तर आपला विषय तो नाही. मी सांगू इच्छितो की आजचा जो विषय आहे, ईव्हीएम मशीन द्वारा भारतीय लोकशाहीवर बलात्कार एवं मानव अधिकारांचं उल्लंघन, या लोकशाहीवर थोडंसं बोलू इच्छितो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला लोकशाही दिली हे आम्हा सर्वांना माहित आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला ज्या दिवशी राज्यघटना अर्पण करत होते त्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्ष भाषणामधून काही उद्गार काढलेले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला राज्यघटना अर्पण करत असताना आपल्या अध्यक्ष भाषणामधून म्हणतात की मी कितीही उत्कृष्ट हा संविधान जरी बनवला असला तरी याला चालवणारी लोक जर नालायक निघाली तर हा संविधान काही कामाचा नाही. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यावेळी जाणीव झालेली होती की हा देश अशा लोकांच्या हातामध्ये जाणार आहेत जी लोक हा देश या संविधानाप्रमाणे चालवणार नाहीत. आणि 26 जानेवारी 1950 पासून या देशामध्ये प्रजासत्ताक दिवस आज मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. हे कुणाचं स्वप्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्ण केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांना या महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये रयतेचं राज्य स्थापन करायचं होतं. रयत या शब्दाचा अर्थ होतो जनता, आणि जनता म्हणजे प्रजा. आज मी ठामपणाने सांगू शकतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रयतेचं राज्य स्थापन करण्याचं स्वप्न या भारतामध्ये जर कोणी पूर्ण केलं असेल तर ते केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्ण केलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली हेही आम्हाला माहित आहे. ही मनुस्मृती रायगडाच्या पायाशी जाळली हेही आम्हाला माहित आहे. पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही मनुस्मृती रायगडाच्याच पायाशी का जाळली? जर बाबासाहेबांना मनुस्मृती जाळायचीच होती तर मुंबईला जाळता आली असती, नागपूरला जाळता आली असती. महाराष्ट्राच्या, भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना मनुस्मृती जाळता आली असती. परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही मनुस्मृती रायगडाच्याच पायाशी का जाळली? रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक करण्याचा अधिकार नाही असं या मनुस्मृतीमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे.
आणि या मनुस्मृतीमध्ये लिहून ठेवल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक पुराणयुक्त पद्धतीने डाव्या पायाच्या अंगठ्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजतिलक या ब्राह्मणांनी केला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी या मनुस्मृतीचं दहन रायगडाच्या पायाशी नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी जाळून घेतलेलं आहे. हे नातं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. हे नातं शेड्यूल कास्टचं आणि ओबीसीचं आहे. त्याचप्रमाणे एक महत्वाचं आणि पवित्र नातं या देशामध्ये आहे, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आणि मुस्लिम लोकांचं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस महाडच्या चौदार तळ्याचा सत्याग्रह करायचा होता, त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांना महाडच्या चौदार तळ्याच्या कार्यक्रमासाठी सत्याग्रहासाठी कोणी सभा घेण्यासाठी जमीनही देत नव्हतं. जमीन काय तर त्या ठिकाणी लाखोच्या संख्येने हजारोच्या संख्येने तिथे बांधव उपस्थित राहणार होते. त्या लोकांना अन्न पाणी न मिळावं म्हणून कोणता वाणी त्यांना साधं तांदळाचा एक कण द्यायला तयार नव्हतं, तेलाचा एक थेंब द्यायला तयार नव्हतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सभा घेण्यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये जर कोणी जमीन दिली असेल ती एका मुस्लिम बांधवांनी दिली. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राऊंड टेबल कॉन्फरन्स मध्ये जेव्हा आमचे स्वातंत्र्याची लढाई तिथे लढत होते, त्यावेळेस राऊंड टेबल कॉन्फरन्स सेकंड मध्ये गांधी तिथे उपस्थित झाले आणि गांधी उपस्थित झाल्यानंतर केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध करायचा काम गांधीने चालू केलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध करण्यासाठी ते कमकुवत पडू लागले. त्यावेळेस त्यांनी तिथं जे मुस्लिम डेलिगेशन आलं होतं त्या मुस्लिम डेलिगेशनना गांधींनी जेवायचं आमंत्रण दिलं. मुस्लिम डेलिगेशनला जेवण दिल्यानंतर मुस्लिमांनी ओळखलं की गांधी म्हणजे बनिया माणूस, आपल्याला जेवण काय असंच देत नाहीये. आणि या गांधीने एक कागद पुढे केला. या कागदावर गांधीने आधीच सही केली आणि मुस्लिमांना सांगितलं, तुमचे जे काही मागण्या आहेत त्या मागण्या या कागदावर लिहा, माझं सगळं समर्थन तुम्हाला आहे. मुस्लिमांनी विचार केला, हा एका हाताने आपल्याला काही देतोय तर एका हाताने काही घेणार पण आहे. म्हणून मुस्लिम डेलिगेशनने प्रश्न केला गांधीला, इसके बदले में आपको क्या चाहिए, याच्या बदल्यामध्ये तुम्हाला काय पाहिजे. गांधींनी सांगितलं, उद्या सकाळी राऊंड टेबल कॉन्फरन्सचं सेशन सुरू होईल आणि डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आपल्या चेअरवरनं जसं उभं राहतील आणि आपल्या समाजासाठी जे जे मागण्या मागतील त्या सगळ्या मागण्यांना तुम्हाला विरोध करायचा आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा मागण्यांचं सगळ्याचं सगळं तुम्हाला खंडन करायचंय. हे एकच काम तुम्हाला उद्यापासून करायचं. मुस्लिम डेलिगेशनने तो कागद गांधीच्या तोंडावर भिरकावला आणि सांगितलं, अस्पृश्यांच्या ताटामधला आम्हाला काही देत असाल तर आम्ही बिलकुल घेणार नाही आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्ही बिलकुल विरोध करणार नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी हे मुस्लिम लोक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनात उभे राहिले होते. आम्हाला जे कॉम्युनल अवॉर्डच्या माध्यमातून जे आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं ते यांच्या सपोर्ट मधनं मिळालं. एवढंच नाही, या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कॉम्युनल अवॉर्ड घेऊन आल्यानंतर आम्हा लोकांना एक आदेश दिला, जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, आम्हाला शासनकर्ती जमात व्हायचंय. पण ज्या व्यक्तीने सांगितलं की आम्हाला शासनकर्ती जमात व्हायचंय त्याच व्यक्तीला शासनकर्ती जमात मध्ये दाखल होता आलं नाही. का? कारण 17 ऑगस्ट 1932 ला हा कॉम्युनल अवॉर्ड बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतामध्ये आणला आणि हे अधिकार आम्हाला मिळू नये म्हणून गांधी उपोषणाला बसले आणि गांधीने 24 सप्टेंबर 1932 ला आम्हाला मिळालेला अधिकार आमच्या हातातून नष्ट केला, हिरावून नेला. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांना या संसदेमध्ये जाता आलं नाही. बाबासाहेब आंबेडकर 2 वेळा लोकसभेमध्ये पराभूत झाले. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे उच्च विद्याविभूषित माणसं जर या देशामधनं पराभूत झाले तर त्यांचा पराभव केला कोणी? ज्या व्यक्तीने या देशाला संविधान निर्माण करून दिला त्या व्यक्तीचा अखेर पराभव कोणत्या महान व्यक्तीने केला? तुमच्या भंडाऱ्यामधनंही बाबासाहेब आंबेडकर एकदा पडलेले आहे. हे महान व्यक्ती कोण होते? एक 4थी नापास काजोळकर आणि एक 7वी पास बोरकर. या 2 लोकांनी बाबासाहेबांचा पराभव केला आणि काजोळकरने जो पराभव केला हा स्वतः काजोळकर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सहकारी, बहिष्कृत हितकाळणी सभेमधला एक सदस्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात नेहरूने उभा केला आणि याला जिंकून आणलं. हाच काजोळकर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पाया पडण्यासाठी आला आणि पाया पडताना म्हणाला की बाबासाहेब, मला तुमच्या विरोधात इलेक्शन लढवायची नव्हती, मला तुमच्या विरोधात उमेदवारी द्यायची नव्हती, परंतु नेहरूने मला 25,000 रुपये दिले आणि त्यांनीच मला निवडून आणलं. मला क्षमा करा आणि माझ्या सत्काराला या.
बाबासाहेब आंबेडकर उच्च विचाराचे म्हणून त्याच्या सत्काराला गेले आणि सत्काराच्या भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की काजरोळकर हाती बसला ना तरी तो गाढवापेक्षा मोठाच असतो, तरी तो गाढवापेक्षा मोठा असतो. हे असे अनेक षडयंत्र बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत झाले. तिसऱ्या वेळेस जे बाबासाहेब आंबेडकर संसदेमध्ये गेले, बाबासाहेब आंबेडकर यांना संसदेमध्ये पाठवण्यासाठी बंगालच्या मुस्लिमांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना बंगालला नेलं आणि बंगालच्या प्रांतामधून निवडून बाबासाहेब आंबेडकरांना संसदेमध्ये या देशामध्ये कोणी पाठवलं असेल ते मुस्लिम लोकांनी पाठवलं. आणि नेहरूने षडयंत्र असं केलं की ज्या भागातून बाबासाहेब आंबेडकर निवडून आले तो भाग पाकिस्तानलाच देऊन टाकला, तो भाग पाकिस्तानला देऊन टाकला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा मतदारसंघच उरला नाही. हे नातं आमचं एससी आणि ओबीसीचं आहे, हे नातं शेड्यूल कास्टचं आणि मुस्लिमांचं आहे. तुम्ही म्हणता की आम्ही एकत्र आलं पाहिजे, अरे आम्ही आधीपासून एकत्रच होतो, आम्हाला तोडण्याचं षडयंत्र या देशामध्ये झालं, आम्ही सगळे एकत्रच होतो. हे आमची युती तोडण्यासाठी या देशामध्ये अनेक वर्षापासून षडयंत्र सुरू आहे. याच्यामध्ये जो सोशल मीडियाचा मुद्दा घेतला तो त्याचाच भाग आहे. या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि सोशल मीडियाच्या पूर्वी पुतळ्यांची जी विटंबना होत होती, काय टिळकाच्या पुतळ्याची कधी विटंबना झालेली ऐकली आहे? सावरकरच्या, नेहरूच्या, बाबासाहेबांच्याच पुतळ्याची विटंबना का होते? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याच फोटोचा अपमान का होतो? आमच्या बहुजनांच्याच लोकांचे, बहुजनांच्याच राजांचे अपमान का होत चाललेला आहे? कारण हे सगळं षडयंत्र आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आणि मुस्लिमांना एकत्रित न येऊ देण्याचं षडयंत्र आहे. आणि असे अनेक मुद्दे या ठिकाणी सांगितले. आणि म्हणून आज या देशामध्ये इलेक्शन्सच्या माध्यमातून जे सगळं षडयंत्र सुरू आहे ते मार्गदर्शक आपल्याला आपल्या वक्तव्यामधून करतीलच, परंतु या देशामध्ये समता, स्वातंत्र्यता, बंधुता आणि न्याय स्थापन करण्यासाठी नव्यानं आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ओपन लेटरवर मजबूत असा विरोधी पक्ष स्थापन करण्यामध्ये यशस्वी झालो. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची ज्या वेळेस संघटना होती, ऑर्गनायझेशन होतं, ते केवळ 4 तालुक्यांमधलं नव्हतं. होतं का अकोल्यापुरतं, होतं का अमरावतीपुरतं, नागपूरपुरतं आणि मुंबईपुरतं? ते संपूर्ण महाराष्ट्रात होतं. महाराष्ट्राच्या बाहेर बिहारमध्ये होतं, उत्तर प्रदेशमध्ये होतं, मध्य प्रदेशमध्ये होतं, तामिळनाडूमध्ये होतं, राजस्थानमध्ये होतं. असे अनेक राज्यांमध्ये बाबासाहेबांचं संघटन होतं. पण भारतातलं संघटन नष्ट करून महाराष्ट्रात आणलं आणि महाराष्ट्रातलं संघटन नष्ट करून 4 जिल्ह्यांमध्ये नेलं. आणि आज आमची नेते म्हणवणारी जी लोक आहेत ती अक्षरशः 288 पैकी 4 जागा द्या, 5 जागा द्या, 6 जागा द्या असे भिका मागतायत. टीव्हीवरनं रोज भिका मागतात. आणि म्हणून आमच्या समाजाला आजपर्यंत यांनी भीक मागणाऱ्यांच्या यादीमध्ये यांनी नेऊन ठेवलं होतं. या समाजाला आम्ही त्या यादीमधनं बाहेर काढलं. आज या समाजाला आम्ही नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं. आणि या महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या इलेक्शन्स मध्ये, महाराष्ट्राच्या इलेक्शन्स मध्ये 288 पैकी 288 जागा आम्ही लढवणार आहोत, संपूर्णच्या संपूर्ण. आणि या जागा लढवत असताना महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी काही मुद्दे आम्ही घेऊन उतरत आहोत. ते मुद्दे तुम्हाला सांगू इच्छितो. आम्ही आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये शेतीविषयक धोरण घेतलीत, महिला विषयक धोरणं घेतलीत, शैक्षणिक धोरणं घेतलीत, आरोग्य विषयक धोरणं घेतलीत, असे अनेक धोरणं आम्ही घेतलेली आहेत. त्यापैकी 1-2 तुम्हाला सांगू इच्छितो. आज भारतामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुलांपेक्षा मुलींची आघाडी मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्सेंटेजमध्ये आज मुलींचे पर्सेंटेज मोठ्या प्रमाणात आहेत. डॉक्टर्समध्ये टॉपर्स आहेत, इंजिनियरमध्ये टॉपर्स आहेत, पायलटमध्ये टॉपर्स आहेत. परंतु या महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी एकही केंद्रीय स्तरावरचं विश्वविद्यालय महाराष्ट्रामध्ये नाही. मी ज्या कॉलेजमध्ये होतो आणि ज्या कॉलेजमध्ये माझं सेंटर आलं होतं MBA फायनान्सला लास्ट इयरला, त्या कॉलेजमध्ये एका बाईचा पुतळा बसवला होता. त्या बाईच्या हातामध्ये एक विणा असायची आणि तिच्या डोक्यावर लिहिलेलं असायचं विद्येची देवता. आता तुम्ही इकडे सगळे इंटेलेक्च्युअल वर्ग बसलेला आहे. मी तुम्हाला प्रश्न करतो, ही जी भारताची विद्येची देवता आहे, हिने हिचं MBBS कुठे केलं काय सांगता येईल का? कोणत्या साली? MPhil, PhD, डॉक्टरेट, LLB, ठीक आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन सोडा, ग्रॅज्युएशन BCom, BA, BSc, 10वी 12वी पहिली. म्हणजे ज्या व्यक्तीने, ज्या स्त्रीचं अभ्यासाशी काही संबंध नाही, पुस्तकांशी काही संबंध नाही, अशा व्यक्तीला, अशा स्त्रीला भारतीयांच्या डोक्यावर शिक्षणाची देवता म्हणून बसवण्यात आलं. आणि म्हणून आम्ही ठरवलं, बहुजन मुक्ती पार्टी या महाराष्ट्रामध्ये जर सत्ता स्थापन करण्यात यशस्वी झाली
तर जे केंद्रीय स्तरावरचं विश्वविद्यालय महिलांसाठी जे आम्ही बनवणार आहोत ते अशा उच्च शिक्षिकेच्या नावावर बनवणार आहोत ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रामध्ये लढवय्या घडवला, अशा राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊंच्या नावावर आम्ही महिला विश्वविद्यालय बनवणार आहोत. अजून एक सामाजिक मुद्दा आम्ही आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये घेतला. हा जो मुद्दा आहे हा मुद्दा म्हणजे आंबेडकरी समाजाचा जिव्हाळ्याचा मुद्दा. अनेक वर्षापासून 14 वर्षापासून आंबेडकरी समाज या मुद्द्यासाठी अनेक आंदोलनं केली. डिसेंबर महिना लागला की आमचे नेते टीव्हीवर येऊन आंदोलन करताना दिसतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा हा मुद्दा, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या दर्जाचा हा मुद्दा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा ब्रॉन्झचा पुतळा बसवला आणि त्याच्या खाली लिहिलेला आहे सिम्बॉल ऑफ नॉलेज. आणि त्याच्या खाली एक बोर्ड लिहून ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे आम्हाला अभिमान आहे आमच्या अशा एका विद्यार्थ्यावर ज्याने एका देशाचं संविधान निर्माण केलं आणि असं संविधान निर्माण केलं जे सर्व देशांपैकी सर्वोत्कृष्ट संविधान आमच्या विद्यार्थ्यांनी निर्माण केलं. असं कोलंबिया युनिव्हर्सिटी लिहिते. परंतु ज्या महाराष्ट्रामधनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवनाचा सर्वाधिक काळ घालवला, आपल्या चळवळीला सुरुवात केली, त्या महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी ही 12 आणि 12.5 एकरची जमीन देखील देत नाही. काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा गेल्या 2 टर्म्स आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये घेतला. पण आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी साधी एक वीट देखील तिथे आलेली नाही. ही इंदू मिलची जागा तुम्हाला कशी आहे ती सांगतो. ही इंदू मिलची जागा म्हणजे अनेक वर्षापासून बंद पडलेली एक मिल आहे. तिथे असंख्य ड्रगिस्ट तिथे ड्रग्ज घेत बसलेली असतात, तिथे असंख्य बलात्कार झालेले आहेत. अशा घाणेरड्या अवस्थेतील जमीन देखील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी हे सरकार देत नाही. आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की बहुजन मुक्ती पार्टीची सत्ता या महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक हे 12-12.5 एकर मध्ये आम्ही स्थापन करणार नाही. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जीवन चरित्र हे 12-12.5 एकर मध्ये कदापिही मांडणं शक्य होणार नाही. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक आम्ही महाराष्ट्रामध्ये तब्बल 100 एकर मध्ये आम्ही उभं करणार आहोत. 100 एकर मध्ये. असे अनेक मुद्दे घेऊन आम्ही आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये उतरत आहोत. हे जर आज तरुण वर्ग हे सगळा प्रकार बघून जरी गप्प बसत असेल तरी त्यांना आज कळलं पाहिजे. म्हणून या तरुणांसाठी मी काही सांगू इच्छितो की ही भारतातली परिस्थिती बघून पण, ही भारतामधली परिस्थिती सगळी बघितली तरी पण, अब भी तेरा खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है. अब भी तेरा खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है. और जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के काम ना आए वो बेकार जवानी है. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध.